हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कोर्स फॉर गेट 2021। ये जो कोर्स होगा फ्रेंड्स, ये मैकेनिकल और केमिकल ब्रांच के लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा का पूरा कोर्स जो डिज़ाइन है वो मैकेनिकल और केमिकल के लिए है। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने अब तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, आप इस सब्जेक्ट के टच में नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत एक रिजल्ट ओरिएंटेड हाईली प्रोडक्टिव क्लास रहेगी, रिवीजन कोर्स रहेगा पूरा हीट एंड मास ट्रांसफ़र का। यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और शॉर्टली हम पूरा सब्जेक्ट कवर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कंडक्शन का फिनोमिना। कंडक्शन के फिनोमिना में हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये रहेगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिन्स, एंड देन हम लोग देखेंगे हीट एक्सचेंजर्स। ये सब हमारा आता है स्टेडी स्टेट के अंदर, स्टेडी स्टेट। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ टॉपिक होगा, फिफ्थ टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे अनस्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। सिक्स्थ टॉपिक हमारे पास रहेगा थर्मल रेडिएशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक लॉज, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर रेट। एंड देन सेवन्थ हमारे पास रहेगा कन्वेक्शन, जिसमें हम लोग फोर्स कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन एंड बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ये पढ़ेंगे। तो ये टोटल 7 टॉपिक हम हीट एंड मास ट्रांसफर के इस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन में पढ़ेंगे। अच्छे से हर एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। अगर आपको इस लेक्चर की, इस पूरे के पूरे कोर्स की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पूरे के पूरे कोर्स की पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो मैकेनिकल गेट गुरु। मैकेनिकल गेट गुरु को टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास क्या आता है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट एंड मास ट्रांसफर में डिफरेंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर आपको दे रखा है 1000 डिग्री सेल्सियस, आप इस बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करते हो, कैसे? उस सिस्टम से हीट को निकाल कर। ठीक, तो मैं कहता हूँ कितनी हीट मुझे निकालनी पड़ेगी, जो मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। मैं कहता हूँ इस बॉडी का जो मास है वो है 2000 kg, इसकी c की वैल्यू है 450 जूल पर kg पर केल्विन। तो मैं अगर हीट का फॉर्मूला लगाऊँ mc डेल्टा टी, पहले इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस था, अब मुझे इसका 25 डिग्री सेल्सियस करना है। तो mc डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से देखिए हीट की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 877.5 मेगा जूल आ जाएगी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो सिस्टम है, सिस्टम ने हीट को क्या कर दिया है, सिस्टम ने हीट को यहाँ पर लॉस किया है। ठीक, तो यहाँ पर Q जो है उसकी यूनिट क्या है, या तो जूल या किलो जूल या फिर मेगा जूल। ये हम पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर के अंदर, ये हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि कितनी अमाउंट हीट ट्रांसफर की जाएगी अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1000 से 25 हो गया। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर T1 से T2 हुआ है तो कितनी हीट का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर हम ये निकालते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना हीट एंड मास ट्रांसफर की, अब हीट एंड मास ट्रांसफर में हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये फैक्टर दे दिया जाए यहाँ पर कि जो बॉडी का 1000 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हुआ है वो हुआ है विद इन 28 आवर्स, विद इन 28 आवर्स में वो टेम्परेचर हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास टाइम का एक फैक्टर आ गया। तो हीट ट्रांसफर में हम लोग टाइम के बारे में, जो हीट का फ्लो हो रहा है ना वो किस टाइम से, किस रेट से हो रहा है, हम ये पढ़ते हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जो टेम्परेचर का मोड्स पढ़ते हैं हम लोग, जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये बेसिकली हीट ट्रांसफर के मोड है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की, टेम्परेचर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हेनेवर टू सिस्टम्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रोट इनटू कॉन्टैक्ट, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जब भी आप दो सिस्टम जो अलग अलग टेम्परेचर्स पे होंगे उन्हें आपस में कॉन्टैक्ट में लाओगे, हीट ट्रांसफर का फिनोमिना होगा। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट्स डील्स विद अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट सिर्फ इतना डील करेगा कि कितनी अमाउंट का हीट ट्रांसफर हो रहा है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने में, कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कितना वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। बेसिकली एनर्जी के ट्रांसफर की बात करते हैं। यहाँ पर जो यूनिट्स रहती है, जो आपकी हीट ट्रांसफर की यूनिट रहती है यूज इन थर्मोडायनेमिक्स आर जूल और किलो जूल, या जूल होगी या किलो जूल होगी। ठीक, अब बात करते हैं देखिए हीट ट्रांसफर की, जो हमारा सब्जेक्ट है ये डील क्या क्या करता है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर का सब्जेक्ट डील करता है
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और हीट फ्लो रेट, कि हीट का फ्लो होने का रेट क्या है, किस स्पीड से हीट फ्लो कर रही है। टेम्परेचर आफ्टर सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम आने से पहले एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के बाद कितना टेम्परेचर होगा बॉडी का, ये देखते हैं। टेम्परेचर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और हम देखते हैं यहाँ पर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जो बेसिकली आपका रहेगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्मल रेडिएशन। तो ये हम मोड्स के बारे में बात करते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर के इस सब्जेक्ट में। तो यहां पर हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट में हीट फ्लो रेट की यूनिट क्या रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिट ऑफ हीट फ्लो रेट यूज इन हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट आर वॉट और किलोवाट, या तो वोट होगी या फिर किलोवाट होगी। तो जो थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट होती है वो हमारे पास जूल और किलो जूल में होती है। थर्मोडायनेमिक्स, अब यहाँ पर हीट फ्लो रेट है ना, तो इसे हम क्यू डॉट से दिखा रहे हैं। क्यू डॉट, इसकी यूनिट रहेगी वोट या फिर बड़ी यूनिट इसकी किलोवाट, या इससे भी बड़ी मेगावाट भी हो सकती है, 10⁻⁶ हो जाएगा उसमें। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सब्जेक्ट्स पहले पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आपका ये सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाए। और अगर आप इस सब्जेक्ट को पहली बार देख रहे हैं तो आप नॉर्मल स्पीड पर देखते रहे। अगर आपने हीट एंड मास ट्रांसफर का सब्जेक्ट कभी पहले पढ़ा भी नहीं है तो आप सिंपली इस कोर्स का पूरा रिविजन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसके प्रीवियस गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर करा दूंगा हीट एंड मास ट्रांसफर पे, आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। चलिए अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है हीट एंड मास ट्रांसफर की, जो कि हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर द पाइप्स कैरिंग स्टीम फ्रॉम स्टीम जनरेटर टू स्टीम टरबाइन। देखिए स्टीम टरबाइन में क्या करते हैं, स्टीम टरबाइन से हम वर्क आउटपुट लेते हैं स्टीम के थ्रू, वहां से स्टीम पास कराएंगे। अब स्टीम बनेगी कहां पर, स्टीम बनेगी स्टीम जनरेटर के अंदर। स्टीम कहां बनती है फ्रेंड्स, स्टीम बनती है स्टीम जनरेटर के अंदर। अब जो स्टीम जनरेटर में या बॉयलर कह लीजिए, वहां पर जो बनी है स्टीम, उससे स्टीम टरबाइन तक लेके जाना है। हमें टरबाइन तक लेके जाना है तो किसी पाइप के थ्रू लेके जाएंगे। उस पाइप के ऊपर हमें इंसुलेशन करना होगा। अगर इंसुलेशन नहीं करेंगे तो स्टीम जो है वो अपनी हीट को लॉस करती रहेगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक, तो हमें उसके ऊपर इंसुलेशन करना है। अब इंसुलेशन आप मनचाहा तो कर नहीं सकते। इंसुलेशन अगर आप किसी मटेरियल की करते हैं तो उसके लिए कॉस्ट लगती है। तो मुझे कम से कम कितना इंसुलेशन करना पड़ेगा उस मटेरियल के ऊपर, एक पाइप के ऊपर कितना इंसुलेटिंग मटेरियल की कितनी थिकनेस में रखूं कि मेरा जो हीट लॉस हो वो मिनिमम हो। तो उसके लिए मैं थिकनेस को डिज़ाइन करूंगा, वहां पर मैं कैलकुलेशन करूंगा कि उसकी इंसुलेशन की थिकनेस कितनी रखी जाए। हम कंडेंसर को डिज़ाइन करते हैं। ठीक, हम डिजाइनिंग ऑफ फर्नेसेस यूज फॉर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस सच एज एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। हम फर्नेसेस को डिजाइन करते हैं। फर्नेसेस किसके लिए, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैसे एनलिंग होगी, आपकी नॉर्मलाइजिंग हो गई, आपकी टेम्परिंग हो गई। हम कूलिंग फैन को डिजाइन करते हैं, कूलिंग फैन को फॉर वेरियस ट्रांजिस्टर्स माउंटेड ओवर द इलेक्ट्रॉनिक चिप। जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या होते हैं, जैसे इनमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ये हीटअप होते रहते हैं। अगर इनका हीटअप होता रहेगा, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे, तो उनकी कूलिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए उसके कूलिंग फैन लगे होते हैं, अंदर उनके कूलिंग फैन है, तो उनका डिजाइन करना है। ठीक, तो इसमें हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर के सब्जेक्ट को यूज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर के। फ्रेंड्स, एक क्लास आपके लिए हाईली प्रोडक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास रहेगी। आपका पूरा का पूरा हीट एंड मास ट्रांसफर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंडक्शन, सबसे पहले हमारे पास जो फिनोमिना आता है, जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, उसमें कंडक्शन का फिनोमिना लगता है। तो कंडक्शन होता क्या है, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर एक्टिविटी। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होना, हाई से लो की तरफ। यहाँ पे मोलिकुलर एक्टिविटी की वजह से जो हीट होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, देखिए हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर किस तरह से फ्लो होगा, मोलिकुलर एक्टिविटी की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी है, कंडक्शन की कोई भी मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन नहीं हो रहा, कोई भी मैक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या है मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन का, देखिए जैसे आपके पास एक आयरन की रोड है, ये मैं आपको कहता हूँ एक आयरन की रोड है, ये क्या बनी हुई है, आयरन के पार्टिकल से बनी हुई है। तो यहाँ पर जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे, हीट फ्लो कर रही है तो आयरन के पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी, यहाँ पर माइक्रो लेवल पर मूवमेंट हो रही है, एटम्स। यहाँ पर आपके आयरन के पार्टिकल्स ही मूव नहीं करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। एक एटम दूसरे एटम को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एटम्स अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे उन्हें हीट मिलेगी, उनका टेम्परेचर वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, वो अपनी हीट को साथ वाले मॉलिक्यूल्स में, साथ वाले पार्टिकल में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टिकल खुद मूव नहीं कर रहा, तो मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन नहीं है,
यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है और ये किसी भी मीडियम में हो सकता है। जो कंडक्शन का फिनोमिना होता है आपका, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये कहीं भी आपका फिनोमिना लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सॉलिड ही होना चाहिए, लिक्विड में भी होगा, कम लेवल पर होगा, गैस में भी होगा, उससे थोड़ा कम लेवल पर होगा, पर होगा, कंडक्शन का फिनोमिना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया स्टेशनरी मीडियम में होगा, मीडियम आपका ट्रैवल नहीं कर रहा। आयरन की रोड थी, आयरन के पार्टिकल्स मूव नहीं करने लग जाएंगे, कोई भी मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन नहीं होगा। किसी भी मीडियम में हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी भी मीडियम में हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कंडक्शन का लॉ। कंडक्शन का लॉ फोरियर लॉ से हम लोग करते हैं। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हमारे पास क्या है? फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। इट वाज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन फिजिक्स जोसेफ फोरियर इन 1822। 1822 में हमें फिजिक्स जो हमारे जोसेफ फोरियर साहब थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने ये लॉ दिया था। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फोरियर लॉ जो है इसको एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। फर्स्ट प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वहाँ से नहीं है। तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपको एग्जामिनर कहता है कि आप फोरियर लॉ को ड्राइव करके दिखाइए, तो आप साफ साफ मना कर दीजिए, आप साफ साफ बोल दीजिए कि जो फोरियर लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है, इसकी हमारे पास कोई डेरिवेशन अवेलेबल नहीं है। हम फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी लगाकर हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते। हम एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया। ठीक, चलिए अब ये फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आखिर कहता क्या है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आखिर हमें बोलता क्या है, कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो हीट फ्लक्स होगा किसी भी एन डायरेक्शन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एन डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन में आपका ये हीट फ्लक्स हो रहा है, हीट फ्लक्स इन एन डायरेक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कितना करता है। हीट फ्लक्स किसी भी डायरेक्शन में अगर जो हीट फ्लक्स हो रहा है, जो आपका कंडक्ट हो रहा है, उस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो आप एक यूनिट लगाते हो के, थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर देखिए हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ली टी बाय कर्ली एन जो उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ए एन आइसोथर्मल सरफेस एरिया। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ना एक नेगेटिव साइन यूज किया जाता है, क्यों करते हैं उसका मैं आपको मतलब बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले देखिए हीट फ्लक्स क्या होता है। हीट फ्लक्स टोटल हीट पर यूनिट एरिया, टोटल हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया, उसे हम बोलते हैं हीट फ्लक्स, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कर्ली टी बाय कर्ली एन के। तो यहाँ पर हम लोग किसको, हीट फ्लक्स को किससे दिखा देंगे, क्यू एंड डॉट से, स्मॉल क्यू एंड डॉट से। ठीक, कैपिटल क्यू टोटल हीट शो करेगा, स्मॉल क्यू आपका क्या करेगा, हीट फ्लक्स शो करेगा, यानी कि पर यूनिट एरिया। यहाँ पर होमोजीनियस मीडियम की बात हो रही है। होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसकी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन के साथ तो चेंज हो सकती है, पर पॉइंट्स के साथ साथ किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहे। अगर डायरेक्शन चेंज करोगे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो, जैसे बात करूं मैं थर्मल कंडक्टिविटी की, तो थर्मल कंडक्टिविटी में कहता हूं अगर मीडियम आपका होमोजीनियस है, तो जितनी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर, उतनी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर, उतनी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, तो ऐसा मीडियम होमोजीनियस मीडियम कहलाता है। ठीक, यहां पर देखिए जो आपका क्यू एंड डॉट, जो आपका क्यू एंड डॉट है वो कर्ली टी बाय कर्ली एन के प्रोपोर्शनल है। आपने इस प्रोपोर्शनल को हटाया और के लेकर आए, थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट उसी डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि मीडियम आपको होमोजीनियस है, उस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी चेंज नहीं करी, और आपने लगा दिया एक माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो ना, उस डायरेक्शन में टेम्परेचर गिरता है। और जो ये आपका कर्ली टी है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितना लेंथ आप कवर कर रहे हो, तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है। तो टेम्परेचर जो है वो फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन हीट हम चाहते हैं नेगेटिव ना आए, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं पिक्चर में। ठीक, तो यहाँ पर क्यू एंड डॉट किसके बराबर है, टोटल हीट अपॉन में एरिया। तो यहाँ पर जो आपका टोटल हीट है वो क्या होगा, हीट फ्लक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू एंड डॉट किसके बराबर, माइनस का के एन कर्ली टी बाय कर्ली एन ए एन। ठीक, कर्ली टी बाय कर्ली एन को आप डी टी बाई डी एन लिख सकते हो अगर आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर
जो सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का फंक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप कवर करते हो, उसी डायरेक्शन में अगर फंक्शन है, टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं है और किसी अदर वेरिएबल्स का फंक्शन नहीं है, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, मैं थोड़ा स्पीड मैंने ज़्यादा रखी हुई है क्योंकि हमें पूरा सब्जेक्ट्स कवर करना है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इस स्पीड को कम भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप इस स्पीड को कम कर सकते हो, लेकिन मैं एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट आता है, आपने ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने स्पीड तेज की हुई है। आप इसकी कम भी कर सकते हो स्पीड। तो यहाँ पर जो क्यू, जो हीट का जो फॉर्मूला निकलता है कंडक्शन के लिए, वो आपके पास कितना निकलता है, माइनस का के ए करली टी बाई करली एन, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है फॉर होमोजीनियस मीडियम। कंडीशन ध्यान रखिए, यहाँ पर ये होमोजीनियस मीडियम के लिए है। यहाँ पर क्यू एन डॉट क्या है, हीट फ्लो रेट इन एन डायरेक्शन। के एन क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी इन एन डायरेक्शन। ए एन क्या है, एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस नॉर्मल टू हीट फ्लो रेट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है आपको एरिया उसके परपेंडिकुलर लेना होता है। करली टी बाई करली एन, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एन डायरेक्शन। चलिए अब जो क्लोसियस, जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, जहां से हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू क्लोसियस स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेचुरल हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट का फ्लो कहां से कहां होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इन द अज्यूम डायरेक्शन ऑफ एन डायरेक्शन इज सेम एज हीट फ्लो डायरेक्शन, करली टी बाई करली एन इज नेगेटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर आप टेम्परेचर ग्रेडियंट ले रहे हो तो वो नेगेटिव होगा। ठीक, नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस इन फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन टू कीप द हीट ट्रांसफर रेट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जिस डायरेक्शन में आप हीट फ्लो कर रहे हो उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट, उससे हीट के फ्लो को पॉजिटिव रखने के लिए आप माइनस साइन का इंट्रोड्यूस करते हो। यहां पर देखिए के एन ए एन करली टी बाई करली एन, अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है ऑलरेडी, अगर आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। आप हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ अगर इस तरफ जा रहे हो तब आपको माइनस साइन लेना होगा, क्योंकि आपका ग्रेडियंट भी इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, आपका हीट फ्लो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो कि ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है, हीट फ्लो इस डायरेक्शन में, अपोजिट लोगे तो आपको माइनस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फोरियर्स लॉ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन देखिए, यहाँ पर ये मेरा है एक्स डायरेक्शन, ये मेरा है वाई डायरेक्शन, ये मेरा है जेड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी टेम्परेचर गिर रहा है, इस डायरेक्शन में भी टेम्परेचर गिर रहा है और इस डायरेक्शन में भी टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं अब देखिए यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में मैंने के एक्स दिखा दी, इस पूरी की पूरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी के वाई ले ली मैंने थर्मल कंडक्टिविटी, और इस डायरेक्शन में मैंने ले ली के जेड। तो ये कैसा मीडियम है, ये एक होमोजीनियस मीडियम है। यहाँ पर देखिए होमोजीनियस मीडियम। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो लगाता हूँ, हीट कंडक्शन का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो माइनस का के एक्स ए एक्स करली टी बाई करली एक्स आएगा। अगर वाई डायरेक्शन में लगाऊँ तो माइनस का के वाई ए वाई करली टी बाई करली वाई आएगा। अगर जेड डायरेक्शन में लगाऊँ तो माइनस का के जेड ए जेड करली टी बाई करली जेड आ जाएगा मेरे पास। ये है होमोजीनियस मीडियम के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक में क्या होगा, देखिए होमोजीनियस में जो प्रॉपर्टीज है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम थी, आइसोट्रोपिक में क्या होगा, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी, हर डायरेक्शन में। तो मतलब अगर इस डायरेक्शन में के है तो इस डायरेक्शन में भी के और इस डायरेक्शन में भी के, तो ये आइसोट्रोपिक हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही। फ्रेंड्स, आपके जो भी अगर डाउट्स आते हैं ना, जो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो यहां पर देखिए आपका जो के एक्स था वो के हो गया, के वाई था वो के हो गया, के जेड था वो भी के हो गया। मतलब जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो सेम है हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट पर। तो यहां पर हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो क्यू एन इज इक्वल टू माइनस का के ए एन करली टी बाई करली एन, के से रिप्लेस कर दिया। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी के, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ये होता क्या है, ये बेसिकली मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या शो करती है, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी को शो करती है थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे मैं बात करूँ आयरन, आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 80 के करीब, 81 के करीब होती है आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। और वहीं स्टील की मैं बात करूँ, स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी
कनेक्टिविटी होती है अप्रोक्स 61 के करीब होती है स्टील की थर्मल कनेक्टिविटी। आयरन की थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब अगर आयरन को हीट मिलती है तो वो हीट को जल्दी कंडक्ट करेगा, हीट को ज़्यादा कंडक्ट करेगा। यहाँ पे जो हीट आयरन की रोड को मिलती है तो वो हीट को ज़्यादा कंडक्ट करता जाएगा, स्टील कम कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टिविटी बेसिकली किसी मीडियम की एबिलिटी को शो करता है कि वो हीट को कंडक्ट कर भी रहा है या नहीं। जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करती, तो उसकी थर्मल कनेक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है। एयर हीट को कंडक्ट नहीं करती, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हम रजाई लेते हैं, कंबल लेते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एयर ट्रैप हो जाती है। जैसे ही हम कंबल ढकते हैं, हमें क्या ठंड नहीं लगती, क्यों? क्योंकि उस कंबल के अंदर जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है, वो हवा हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती हमारी बॉडी से सराउंडिंग में। इसलिए हम रजाई का, कंबल का यूज़ करते हैं। हम स्वेटर पहनते हैं क्योंकि स्वेटर के अंदर क्या हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। थर्मल कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर विल बी द हीट कंडक्शन रेट फॉर अ गिवन आइसोथर्मल एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखिए जो आपके पास निकला था क्यू एक्स इजिकल टू माइनस का के एक्स कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। अगर आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट गिवन हो, आपके पास एरिया गिवन हो, तो जितनी ज़्यादा आपके पास के की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफर होगा। के की वैल्यू बढ़ने से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। चलिए अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। यूनिट आपको बिल्कुल याद रखनी है, वोट पर मीटर पर केल्विन या फिर वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद में रखनी है। कैसे आई यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर अज्यूम क्या है, सपोज कीजिए थर्मल कनेक्टिविटी है 100, तो उसकी यूनिट लिखी जाएगी वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस या फिर वोट पर मीटर पर केल्विन। सेम रहेगी, ध्यान रखिए, डिग्री सेल्सियस करो या केल्विन करो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए क्यू एक्स डॉट किसके बराबर था, माइनस का के एक कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। के की यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स अपॉन में ए एक्स कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। तो यहाँ पर क्यू की यूनिट हम क्या ले रहे हैं, हीट फ्लो रेट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी वोट। वोट एरिया की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। और कर्ली टी बाई कर्ली एक्स, कर्ली टी की यूनिट क्या रहेगी, डिग्री सेल्सियस अपॉन में कर्ली एक्स, इसकी यूनिट मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। वहीं आप इसको अगर केल्विन में लिखना चाहो केल्विन में लिख सकते हो, क्योंकि कर्ली टी जो है ना वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही रहेगा और केल्विन में भी उतना ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने शो भी किया है, जो 100 वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या 100 वोट पर मीटर पर केल्विन कह लीजिए, वो रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से और यहाँ पर क्लियर है। जैसे आपके पास आइस पॉइंट होता है, अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करो तो 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं केल्विन स्केल में जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन और स्टीम पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। अगर आप 50 का इंक्रीमेंट करते हो डिग्री सेल्सियस में, 0 से 50 हो जाएगा, केल्विन में 50 का इंक्रीमेंट करते हो वो 323.15 रह जाएगा। तो डिफरेंस अभी भी 50 का ही है। तो डिफरेंस की बात करो तो डिग्री सेल्सियस में भी वही होगा और केल्विन में भी वही होगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बार बार बात करते हैं कि आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, लेकिन जब डिफरेंस की बात आती है तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो के की वैल्यू क्या आएगी, क्यू एक्स अपॉन में ए एक्स कर्ली टी बाई कर्ली एक्स। अब ये क्यू है, क्यू हीट फ्लो रेट है, इसकी यूनिट होती है वोट। वोट क्या होता है, वोट होता है जूल पर सेकंड। वोट क्या होता है, जूल पर सेकंड। अब ये जूल क्या होता है, जूल होता है आपके पास जूल आता है आपके पास न्यूटन पर मीटर। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, m1L1T-2 बटे में मीटर है तो क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया आपको। जो जूल है, जूल होता है न्यूटन मीटर। जूल क्या होता है आपके पास, जूल होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन का याद रखिए m1L1T-2, साथ में हो गया m, तो mL2T-2 ये हो जाएगा आपके पास किसका फॉर्मूला, हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, mL2T अपोन में T भी है, अपोन में T होगा, हीट फ्लो रेट निकल जाएगा, तो mL2T-3 ये आपके पास हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। एरिया की यूनिट होगी L स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला कर्ली टी बाई कर्ली एक्स का हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करते हैं तो थीटा डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपके पास mL_T-3 थीटा इनवर्स। फ्रेंड्स अगर आपने पूरा कोर्स, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, पूरा कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आप स्पीड इंक्रीज कर लीजिए, आप 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाएगा। और अगर आप पहली बार इस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो आप स्पीड को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, 0.75 भी कर सकते हो।
चलिए अब बात करते हैं कंडक्शन का फिनोमिना सॉलिड्स में होता कैसे है, मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है कंडक्शन का। देखिए सॉलिड में बेसिकली हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स में क्या पाए जाते हैं, मेटल्स में पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आपका हायर टेम्परेचर रीजन, ये है आपका लोअर टेम्परेचर रीजन। अब यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी होगा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे हाई से लो की तरफ, एनर्जी का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा किसके थ्रू, एटम्स के वाइब्रेशंस के थ्रू और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। एटम्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, जो एटम्स कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे एटम से, ऑस्किलेट करते हैं और टकराते रहते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो क्या से होगा वो आपके पास फिनोनिक, उसे हम बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन को फिनोनिक। ठीक, यहां पर देखिए आगे देखते हैं इस बात को। तो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स जिसे हम बोलते हैं फोनॉन्स, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली एटम्स जो होंगे वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर, वाइब्रेट करेंगे तो साथ वाले एटम से टकरा जाएंगे, उसे अपनी हीट को ट्रांसफर कर देंगे। ये आपके पास मेटल में भी होगा और नॉन मेटल में भी होगा। जो लैटिस वाइब्रेशन वेव्स है आपके पास मेटल में भी होगा, नॉन मेटल में भी होगा। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल में ही अवेलेबल होती है, वो आपके पास नॉन मेटल्स में अवेलेबल नहीं होती। तो यहां पर देखिए मेटल्स के लिए जो कंडक्शन होगा वो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से भी होगा, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से जो कंडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 15% होता है इन केस ऑफ मेटल, और 85% होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन लैटिस वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है मेटल के अंदर। जो लैटिस वाइब्रेशनल है वो सिर्फ 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, और जो 85% का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मिल रहा है। नॉन मेटल्स के केस में लैटिस वाइब्रेशन ही होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ही नहीं। तो सारा का सारा जो कंडक्शन का फिनोमिना हो रहा है वो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स फोनॉन्स की वजह से हो रहा है। तो यहां पर देखिए जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स वो किसके बने हुए हैं, वो एटम्स के बने हुए हैं, बाउंड टुगेदर इन अ पेरियोडिक अरेंजमेंट। वो पेरियोडिक अरेंजमेंट में बाउंडेड है, और वो पेरियोडिक अरेंजमेंट जिसे हम लैटिस बोलते हैं, मटेरियल साइंस में हम पढ़ते हैं। इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वाइल इन नॉन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। नॉन मेटल्स में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो यहां पर देखिए जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स फोनॉन्स जिसे हम कहते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्ले मेजर रोल इन हीट कंडक्शन थ्रू मेटल्स। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की 85% के अप्रोक्स। ठीक, नॉन मेटल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स फोटोन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ फोनॉन्स, नॉट फोटोन्स, ओनली फोनॉन्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से हो रहा है। ओनली एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो एब्सेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो सारा का सारा फोनोनिक की वजह से, लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बॉडी का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस था, मैंने उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस कर दिया। क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। अब एटम्स को एनर्जी मिल गई, एटम्स का टेम्परेचर बढ़ा, उन्हें हीट मिल गई, तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स बढ़ जाएगी। लैटिस वाइब्रेशन वेव्स की वजह से कंडक्शन बढ़ जाएगा और मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वेव्स बढ़ेगी ना, तो एटम्स जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रोक देंगे। या फिर आप दूसरे शब्दों में क्या लीजिए, दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, मेटल का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं कि अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हो रही है वो कम हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने से, और लैटिस वाइब्रेशन वेव्स बढ़ रही है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो अब उससे होगा क्या, मेटल्स के केस की अगर मैं बात करूं, मेटल्स में कंडक्शन हो रहा था लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक, अब लैटिस वाइब्रेशन वेव्स तो बढ़ गई, मतलब लैटिस वाइब्रेशन वेव्स की वजह से कंडक्शन बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्शन हो रहा था वो रुक गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल जो मेजर रोल प्ले कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन्स प्ले कर रहे थे, तो ओवरऑल जो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। वहीं बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही नहीं, वहां पर तो लैटिस वाइब्रेशन वेव्स की वजह से हो रहा था। तो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स जो है वो बढ़ रही है, तो इनका कंडक्शन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। तो आपको ध्यान में रखना है जो क्यू कंडक्शन है, टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल्स के केस में जो कंडक्शन है वो गिर रहा है, और इन केस ऑफ नॉन मेटल्स कंडक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो यहां पर देखिए पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से।
On increasing the temperature, lattice vibrational waves phonons increases. The increase in lattice vibrational waves leads to the restriction to the movement of free electron. Lattice vibration waves के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स पर restriction लग गया, वो मूव नहीं कर पा रहे. On increasing the temperature, heat conduction due to lattice vibrational waves increases, but heat conduction due to movement of free electrons decreases. Free electrons की वजह से movement रुक चुकी है. ठीक, तो यहां पर हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट निकलता है. मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेंस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नॉन मेटल्स डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल कंडक्टिविटी जो इनकी जो हीट फ्लो रेट है, थर्मल कंडक्टिविटी है जो वो बढ़ रहा है क्योंकि कंडक्शन बढ़ रहा है. तो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया. आपको याद में रखना है, ध्यान रखना है कि मेटल्स के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रुक जाएगी. वहीं नॉन मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. अब थर्मल कंडक्टिविटी का जो बेसिक फॉर्मूला आपके पास होता है K इजिकल टू में K नॉट 1 प्लस अल्फा टी. ये होता है वेयर K नॉट रिप्रेजेंट्स थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा रिप्रेजेंट्स थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस. किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितनी कंडक्टिविटी है वो K से शो होगा. तो K इज इक्वल टू में K नॉट 1 प्लस अल्फा टी. फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा. पूरा रिवीजन कोर्स होगा, हीट एंड मास ट्रांसफर का प्रोडक्टिव क्लास होगा. आप पूरा कोर्स देखिए. आपने अगर पहले नहीं पढ़ रखा तो पूरे सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूँ मैं, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा. और इसके बाद मैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर मैकेनिकल और केमिकल दोनों ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा ताकि आपका पूरा कोर्स अच्छे से तैयार हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बन जाए गेट 2021 में. चलिए देखिए, अगर हमारे पास जो T है वो T1 हो जाए, कोई भी टेम्परेचर T1 हो जाए, उस टाइम पर थर्मल कंडक्टिविटी K1 हो जाएगी. फॉर्मूले में रख दीजिए K1 इज इक्वल टू K नॉट 1 प्लस अल्फा T1. अगर आपके पास टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो टेम्परेचर हो गया T से T2, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है K से K2 हो जाएगी. अब K2 इज इक्वल टू में K नॉट 1 प्लस अल्फा T2 फॉर्मूले में रख दीजिए बस. तो इक्वेशन 2B में से A को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्या आएगा आपके पास K2 माइनस K1 K नॉट अल्फा T2 माइनस T1. अगर आप इक्वेशन को इस B से A इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए. यहाँ से आपके पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा आपके पास आ जाएगा K2 माइनस K1 अपॉन में K नॉट T2 माइनस T1. अब देखिए मेटल्स के लिए क्या था. फॉर मेटल्स एज T इंक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी. तो K2 की वैल्यू कम है, K1 की वैल्यू ज़्यादा है. नीचे K नॉट पॉजिटिव, T2 माइनस T1 पॉजिटिव, ये ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव. ये नेगेटिव होगी तो ओवरऑल अल्फा नेगेटिव निकल कर आएगा. नॉन मेटल्स के लिए क्या था, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स. अल्फा अब K2 ज़्यादा है, K1 की वैल्यू कम है क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ चुकी है. K नॉट पॉजिटिव, T2 माइनस T1 टेम्परेचर भी आपने बढ़ाया तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा. तो ओवरऑल अल्फा आपके पास पॉजिटिव निकल कर आएगा. एक इमेजिनरी मटेरियल हमने ले लिया, ऐसा मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती. आप टेम्परेचर कम करो या ज़्यादा करो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इमेजिनरी मटेरियल लिया तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी रहेगी, सेम. तो यहाँ पर देखिए अल्फा इज इक्वल टू में K2 माइनस K1 अपॉन में K नॉट T2 माइनस T1. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये टर्म जीरो. तो इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, जीरो निकल कर आएगी. अल्फा इज जीरो.